दो परिवारों ने, एक ने कांग्रेस को अपनी जेब में रख रखे, एक ने बीजेपी को। हम तो हैं ही आम के कैंडिडेट, हम तो आम जनता कैंडिडेट है, वो पार्टी क्यों लगाते हो? मैं तो हूँ ही जनता कैंडिडेट। अब कोई उस पर सिंबल देना चाहे उसकी मर्जी, ना देना चाहे उसकी मर्जी। और अगर ये एम्स बनेगा तो इसमें मैं मनोहर लाल खट्टर जी को 100 के 100 नंबर दूंगा, क्योंकि ये उनके मुंह से ही निकले हुए वाक्य। सांसद का नहीं माने? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको नेताओं को जल्दी लोग फॉलो करते हैं। अगर नेता अपने साथ अपराधी रखेगा, नेता अपने साथ गुंडों की फोटो लगवाएगा, नेता के साथ रहने वाले लोग कब्जे करेंगे, गोलियां चलाएंगे, तो उससे समाज में क्या मैसेज जाएगा? अगर यूथ आज का बदमाशों को अपना वो मान ले, अगर भाई मेरा यही रोल मॉडल है, तो कैसे काम चलेगा? आज कमेटी प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के, एनओसी के नाम पे जो खेल चल रहा है, मतलब लोगों को झूठे नोटिस दे दिए जाते हैं, फिर वो फाड़ दिए जाते हैं। जिस तरह से रेवाड़ी का जन जन दुखी है, रेडी वालों को कभी इधर भगा दो, कभी उधर भगा दो। अतिक्रमण के नाम पे एक बार जाओ, तोड़ फोड़ कराओ, अगले दिन फिर वहीं की वहीं वही डाक के 3 पात है। कैटल फ्री के नाम के ऊपर शहर में रोज आए दिन डेली एक दिन ऐसा कोई नहीं जाता जिस दिन कोई बड़ा कांड ना होता हो। हमारे एक पत्रकार साथी की जो है पुत्र वधू मरते मरती बची है, रोहतक पीजीआई में एडमिट है भाई, अपने निनानिया जी की। आज चाहे पिछली कोई भी सरकारें रही हो, इनकी जेब में रही है सरकारें, एक की जेब में इधर, एक की जेब में इधर, बोल ही नहीं पाया। आज गांव के सरपंच से लेके और एमएलए तक तो इनकी जेब में। आज भी शहर में जिस तरह से इस कमेटी में जो बंदरबाट है, क्योंकि शहर का मतलब कमेटी है, आज गांव में आप जाओगे तो इससे बेटर पोजीशन है। धारड़ा और रेवाड़ी दोनों का बुरा हाल है जहां शहर लगते हैं। अपने कौन यहाँ है वो प्रॉपर्टी डीलर है जो कॉलोनियां काटने लग रहे हैं? किसकी फोटो लगाते हैं? कौन है वो लोग? वो कौन है? आप ये चीजें सब आपके सामने है। हमारे को आज मेरे लिए, मैं बार बार कहता हूँ, संविधान पढ़ा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो किताब पढ़ी है जो लिख के गए हैं, हम उसके अनुसार चलें। और अब देखो, मैं एक बात का मोदी जी का प्रशंसक हूँ, दिल से, आत्मा से, मतलब जिस तरह से उन्होंने इन लोगों को दरकिनार किया ना, कि जो लोग अपने जो जेब में पार्टी लिए घूमते हैं, कभी वसुंधरा कहती है मैं, शिवराज जी कहता है मैं, वहाँ कोई और कहता है मैं, एक नए आदमी को लाकर बैठा दिया। हमारे भाई रणधीर सिंह, मेरा ही ऑफिस होता था वहाँ, मेरे जहाँ टाटा के शोरूम उसके सामने, वहाँ बैठ गए। तो बोले भाई मैं लड़ूंगा। मैं कहा आप पर्ची डाल लेते हैं। तो बोले भाई मेरे को लड़ने दो। तो मैंने कहा देखो आपकी मैं मदद करूंगा। इस दौर में एक व्यक्ति बहुत बड़ी शख्सियत बन के हमारे बीच में आए, जिन्होंने 1945 में जब याहिर कॉलेज की स्थापना जिसको चलाया, उसका नाम राव मोहर सिंह था। कि हमारे पैरेलल जाट संस्थान बनी। आज वो जाट संस्थान जो हम बार बार कह देते हैं कि भाई जाट बहुत आगे, जाट आगे नहीं, वो इलाका आगे है, वहां के इलाके की सोच आगे, इलाके के नेताओं की सोच आगे। आज वही पानी केमिकल युक्त आ रहा है, और न केवल मालपुरा, गढ़ी, मैसरी, धारोड़ा, साबी नदी तक को आके वो हमारे आने वाली नस्लों को खत्म करने के लिए जा रहा है। अगर धारोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ वैद जी, तो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में इससे गंदा इंडस्ट्रियल एरिया शायद ही कहीं हो। कुछ लोगों ने अपनी जमीन बचाने के लिए, अपने रिश्तेदारों की जमीन, जो है सत्तासीन लोग हैं, अपने रिश्तेदारों की जमीन बचाने के लिए रोड बीचों बीच से दे दिया। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं सतीश यादव। बार एसोसिएशन रेवाड़ी के 3 बार प्रधान रहे, 2 बार रेवाड़ी से विधानसभा का चुनाव लड़ा, दोनों बार दूसरे स्थान पर रहे। अपनी पत्नी उपमा यादव को नगर परिषद की चेयरपर्सन के लिए मैदान में उतारा, वह भी दूसरे स्थान पर रही। जिला परिषद के मामले में लक्की रहे, भाग्यशाली रहे, जिला परिषद के चेयरमैन बने पहली बार चुनाव लड़कर। दूसरी बार जिला परिषद के वार्ड से इनकी पत्नी उपमा यादव भी चुनाव जीती। अभी 2014 में इन्होंने चुनाव लड़ा, 2009 में इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन 2019 का चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा। आज शुरुआत इसी बात से करते हैं कि लगातार 2 बार दूसरे स्थान पर रहने वाला शख्स 2019 में चुनाव से कैसे पीछे हट गया। 2019 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और उस टाइम खुद मैं भी विचलित था, और नया नया मैंने व्यापार स्टार्ट किया था। उस टाइम मेरी कुछ पारिवारिक जिम्मेवारियाँ भी थी, और साथ के साथ मैं खुद भाई रणधीर सिंह के पास चल के गया, उनसे कमिटमेंट किया कि भाई, वो कहने लगे मुझे इस बार का चुनाव लड़ने दो, मेरा आखिरी चुनाव है। उनके साथ लोगों की सिंपैथी भी थी, और मेरे भी साथियों ने ये कहा कि कुछ मैं भी थोड़ा सा, मैं सही मायने में अगर उसको डर शब्द यूज भी करूं तो मुझे कोई उसमें वो नहीं लगता, मैं भी खुद भी थोड़ा सा चिंतित था कि भाई आज मैं इस चुनाव को
मेरा जो मकसद था कि इस रेवाड़ी का विकास कैसे हो, तो हो सकता है हम भाई रणधीर सिंह को चुनाव जिता। कहीं ऐसा तो नहीं था भाजपा का पीछे पार का नारा सबको बहा ले जाएगा जो है? आप उसको भी कह सकते हो, मैं उस बात से भी इनकार नहीं करूंगा। ये भी दिमाग में रहा होगा, झूठ बोले बैठ के वो कोई बातों को औचित्य नहीं है, वो भी रहा होगा मेरे दिमाग में, मैं आज उस बात से इनकार नहीं कर रहा। लेकिन मैं भाई रणधीर सिंह जी से मैंने कमिटमेंट किया, उनके पास मैं खुद चल के गया, वो बोले मुझे चुनाव लड़ने दो, मुझे लगा इनके साथ सिंपैथी है। और ताज़ा ताज़ा मेरी तो टिकट कटी नहीं थी, उनकी टिकट कटी थी, तो शायद हम दोनों मिलके चुनाव जीत जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली मेरी एक तरह से मेरी तीसरी हार हो गई, हम वो भी चुनाव नहीं जीत पाए, तो इसलिए मैंने 19 का चुनाव नहीं लड़ा। और आज मैं किसी दल में भी नहीं हूँ। उसके बाद 2000 तो लोगों की यही जिज्ञासा है कि 2024 में सतीश यादव किस दल से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? आप हमारे दर्शकों को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करेंगे कि 2024 में सतीश यादव चुनावी मैदान में होंगे या नहीं होंगे? सतीश यादव हमेशा, कोई सतीश यादव चुनाव नहीं लड़ता, उसके साथी चुनाव लड़ते हैं। और हमेशा मेरे साथियों की एक ऐसी फौज है जो लोगों को दिखाई भी नहीं देती, क्योंकि वो व्यक्ति है जो गरीब है, जो रोज का अपना मजदूरी करके अपना पेट भरता है, जो किसी पोस्टर में दिखाई नहीं देता, जो बहुत बड़े नेता के रूप में दिखाई नहीं देता, जो सामान्य से व्यक्ति है, जिनको ये लगता है कि सतीश यादव अगर कुछ बनेगा तो हमारे घर में भी कोई सुख का दीपक हमारी झोपड़ी में भी जलेगा। उसकी बहुत कोई ज़्यादा बड़ी महत्वाकांक्षा भी नहीं है। वही साथियों का संगठन है कि जब भी मैं चुनाव लड़ता हूँ तो मुझे पता नहीं, मेरे भाग्य, मेरे जो साथी हैं वो सोने से ज़्यादा खरे हैं, कि अगर मैं अपने शरीर का एक एक खून का कतरा भी उनके लिए दे दूं तो वो भी कम है, क्योंकि वो मेरे ना चुनाव में पैसे खर्च होने देते, ना कोई मेरे से शराब मांगता, ना कोई पैसा मांगता। तो 10-10 रुपए के अपने मोबाइल तक चार्ज करके कि भाई हमारे 2 दिन का चुनाव रह गया, 3 दिन का रह गया, स्वयं चुनाव लड़ते हैं। और इस तरह से लड़ते हैं, अपनी बूथ मैनेजमेंट भी खुद करते हैं, कोई मैं ट्रेनिंग नहीं देता, कुछ और नहीं देता, एक दिन में चुनाव को खड़ा कर देते हैं। अब नगर परिषद का भी चुनाव 10 दिन में जिस तरह से लोगों ने लड़ा, अनेक भारतीय जनता पार्टी की फौज बहुत बड़ी काम कर रही थी, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता आ रहे थे, जातिगत नेता हर पार्टी के आ रहे थे। मेरे पास तो ना कोई जाति थी ना कोई नेता थे, उनकी जाति थी तो सतीश यादव, नेता था तो सतीश यादव अकेला एक माइक लेके सड़क पे भाई रणधीर सिंह के सहयोग से घूम रहा था। और उसका नतीजा आया कि हम थोड़ी वोट से चुनाव हार गए। बीच में एक बात काट करके, क्या 2024 के लिए 2019 में रणधीर कापड़ीवास की मदद में उतरते हैं सतीश यादव, क्या 2024 में ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप 2024 के चुनाव में रणधीर कापड़ीवास आपकी मदद के लिए आएंगे? कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा, कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा। जरूर अच्छा। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। 2009 का जो चुनाव लड़ा आपने, 2014 की मैं बात नहीं करूंगा, 2019 में आपने लड़ा नहीं, 2009 का जो चुनाव लड़ा वह आपने राव इंद्रजीत सिंह के कंधों का सहारा लेकर के लड़ा। वो दूसरी पार्टी में थे, फिर भी आप जगह जगह मतदाताओं के बीच गए, खुद को राव इंद्रजीत का हनुमान बताया, उनके नाम पर आपने वोट मांगे। और उसके बाद में जो है आपकी जो मौजूदा स्थिति वो सब जानते हैं, आप राव इंद्रजीत के विरोध में खड़े हुए। 2009 और 2024 के बीच में क्या बदलाव आया परिस्थितियों में कि आप प्रो राव इंद्रजीत से एकदम एंटी राव इंद्रजीत हो गए हैं? मैं वैसे ये कहूँ कि राव इंद्रजीत सिंह के कंधों पे, मैं ये कहूँ उल्टा, हालांकि वो बहुत बड़े नेता हैं, मैं शायद इस बात से भी मेरे साथियों को, आप भाई इतनी बड़ी बात कह रहे हो, वो नेता हैं बड़े, कई बार के सांसद हैं, मेरे कहने से उनका ना कद छोटा हो जाएगा ना बड़ा होगा। उनका 2004 का चुनाव मैंने लड़ा और 2009 का चुनाव मैंने लड़ा। और अगर आप परिस्थिति देखोगे, आप भी एक वहाँ थे, एक जगह जहाँ उनका परिवार बैठा था, मैं थे, आप थे, आप याद करना उस बात को, उनके घर पे। और मैं उस दिन का प्रचार खत्म हुआ था, मैं आया था, मैंने कहा था आप 20,000 से रेवाड़ी चुनाव जीतोगे। तो उन्होंने कहा था, उनकी धर्मपत्नी वहाँ थी, वो कहने लगी नहीं नहीं आपको पता नहीं राजनीति का, हम रेवाड़ी से 20,000 से कैसे जीत जाएंगे, हम रेवाड़ी से आज तक नहीं जीतते हैं। शायद सटीक भविष्यवाणी में शामिल था। और आपने ये कहा था कि सतीश ठीक कह रहा है, आप 20,000 से 22,000 प्लस से चुनाव जीते थे। वो सतीश यादव के साथियों का वो था संघर्ष, जिस एक बार को छोड़ के 1984 में जब इंदिरा जी की डेथ हुई, उस टाइम राव वीरेंद्र सिंह यहाँ से चुनाव जीते नहीं थे, इनका इतिहास हार का था। और वो 2009 की शुरुआत सतीश यादव ने कराई थी, चाहे मैं आप उनके साथ ईमानदारी से उनकी मदद की, ईमानदारी से, निष्ठा से। और मैंने उनको कहा था, आज भी कह रहा हूँ, जब उनको सर्टिफिकेट रात को मिला तो सर्टिफिकेट वो कहने लगा तुम इस सर्टिफिकेट लो, तुम हकदार हो। भाई साहब लो, आप ही हो। वो नहीं तुम लो। मैंने वो सर्टिफिकेट लिया वहाँ गुड़गांव। तो मैंने जब हम गाड़ी में बैठे तो मैंने उनसे कहने लगा कि भाई साहब मैं चुनाव लड़ूंगा। तो बोला देखेंगे। मगर देखो, अब बाहर मत देखो, अंदर देखो गाड़ी, मेरे चेहरे पर कितनी रोशनी। हम रात हो गई थी उस दिन, एक लेट आए थे, एक विधानसभा का रिजल्ट फिरोजपुर जिरका का। तो मैं देखो कितनी रोशनी, मेरे चेहरे की तरफ देखो। और मैं कहा आप नहीं हो तो एकलव्य की तरह लड़ूंगा, क्योंकि मैंने ईमानदारी से आपकी मदद की है।
तो मैंने उनको कहीं धर्म संकट में नहीं डाला, उन्होंने कोई मेरे लिए सभाएं नहीं करी, मैं तो उनके लिए हर गली और हर मोहल्ले में गया। और 2009 का चुनाव मैंने लड़ा, सेकंड नंबर पे आया। मैंने वो सारी वोटें राविंदरजीत सिंह को आज भी समर्पित है। 2014 का लड़े, उन्होंने तो मेरा विरोध किया, उससे ज़्यादा वोट लेके आया, तो वो तो राविंदरजीत सिंह नहीं, वो सतीश यादव की मान लो। उससे एक बार नींव मजबूत हो जाती है तो मकान खड़ा नहीं, हो उस जाता है। नीम की अगर आप मजबूत की बात करोगे तो सतीश यादव सबसे कम उम्र का यहाँ बार का अध्यक्ष बना, और सतीश यादव ने यहाँ वकीलों के बीच में रह के भी काम करके दिखाए। सतीश यादव जब जिला परिषद का मेंबर बना तो उसमें राविंदरजीत सिंह का मेरे को जिला परिषद का मेंबर बनाने में कोई योगदान नहीं था। मैं जिला परिषद का मेंबर अपने साथियों की मदद। चलिए, मानते हैं सतीश यादव अपने साथियों की मदद से आगे बढ़े राजनीति में। अब सिलसिलेवार साक्षात्कार को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं रेवाड़ी की समस्याओं को लेकर के आपका दृष्टिकोण। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, बाद में जिले की और अन्य मुद्दों की बात करेंगे। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की जब बात करते हैं तो पिछले 10-15 वर्षों की हम बात करें, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र को डेवलपमेंट की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से कहाँ खड़ा पाते हैं? मैं कह रहा हूँ, जिसने, आप रेवाड़ी की बात कर लो ना, जिले पे भी नहीं जाएंगे। और मैं तो अक्सर अपने साथियों के बीच में कहता हूँ, जिसने रेवाड़ी को सुधार दिया वो देश को सुधार सकता है। आज रेवाड़ी की जो स्थिति है, जो इसका पुराना इतिहास है, और आज देखो तो इसमें इसकी स्थिति कमोबेश बदत्तर होती गई, साल दर साल इसकी जो और शहर थे, आज नारनौल की भी हम बात करें तो हमारे से आगे हो गया कहीं वो, आज उसके साथ से भी ये 152 डी निकल गया, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हमसे आगे निकल जाएगा। और रेवाड़ी हाईवे पे होने के बाद, रेवाड़ी का पौराणिक इतिहास इतना बड़ा होने के बाद कि यहाँ 1920 में अछूत पाठशाला पहली राव बलबीर सिंह ने स्वामी परमानंद जी के आदेश अनुसार यहाँ खोली कि भाई आपके यहाँ भगवत भक्ति आश्रम में, यहाँ गांव में इतनी छुआछूत का दौर है, पूरे देश में था खैर उस टाइम तो उन्होंने उनको प्रेरणा दी कि भाई ये जो गरीब लोग हैं ये भी कोई नए वस्त्र पहने, कोई पक्के मकान बनाए, कोई बर्फी बनाए, कोई शादी ब्याह में कोई अच्छे मंगल कार्य करें, तो उनको जो अधिकार नहीं था पूरे देश में था। सबसे पहले शुरुआत उसकी यहाँ से हुई। दूसरी, एक मुंशी रूपराम जी होते थे, मतलब पूरे देश में पकवान वगैरह अछूत उद्धार का पहले यहीं से हुई, यहाँ से रेवाड़ी से शुरुआत हुई। और वो राजा राव बलबीर सिंह के द्वारा हुई, लेकिन उनको आदेश हुए, बहुत ज्यादा मानते थे महाराज परमानंद जी को, महाराज परमानंद जी ने उनको आदेश दिया कि आप ऐसा करिए। दूसरा, आपकी यहाँ जो कन्या विद्यालय की जो स्थापना करी, उस टाइम में एक अपने मुंशी रूपराम जी होते थे, गढ़ी बोलने के तहसीलदार थे भरतपुर रियासत में, वो महाराज जी के संपर्क में आए, उनको कहा कि भाई आप यहाँ कन्या विद्यालय की स्थापना कीजिए। भटिंडा के सेठ थे, उन्होंने फाइनेंस किया और कन्या महाविद्यालय पर काम हुआ। यहाँ आंखों के ऑपरेशन होते थे उस टाइम में, जब लोग समझते भी नहीं थे कि भाई आंख के भी कोई डॉक्टर इस तरह से चीरा लगा के आंख बना सकता है, मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते थे, वो भी उसकी शुरुआत ही भगवत भक्ति आश्रम में हुई। और जो आज हम पर्यावरण की बात करते हैं, उस टाइम पे देखिए समानता कि आपको छुआछूत का दोष है, आपने बाहर निकालने का प्रयास किया। महिला शिक्षा, जो आज बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपके इसकी साइंस की, मेडिकल साइंस की, डॉक्टरों की, तो वो उस टाइम में यहाँ आंखें बनती थी। हम बात करें पर्यावरण की, जिसके लिए आज पूरे विश्व जिस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग का, रोज हम सुनते हैं अखबारों के, टीवी के माध्यम से, रोज मौसम में कितना भारी, वो इस आश्रम में प्रयोगशाला के तौर पे इस तरह के औषधीय पौधे लगाए गए जो शायद ही कहीं थे। और यहाँ महात्मा गांधी जी की जो मुंह बोली बेटी, जो अंग्रेज, उन्होंने मीराबेन तक यहाँ आई। और क्या इसका पौराणिक, पहली गौशाला यहाँ खुली, बाहर से दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे, झुंझुनू तक के लोग, हिसार तक के लोग, आपके दिल्ली और जयपुर तक के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। और एक और जो यहाँ आज जो आपकी एक संस्थान है टोंक जिले में, जो वनस्थली, उस पे भी जो वो बहनें थी वो यहीं पढ़ के गई, उसी तर्ज के ऊपर वनस्थली। आज हम कहाँ खड़े हैं, हम एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तरस गए। ऐसा वो कौन सा दौर है? इस दौर में एक व्यक्ति बहुत बड़ी शख्सियत बन के हमारे बीच में आए, जिन्होंने 1945 में जब यहीर कॉलेज की स्थापना जिसको चलाया, उसका नाम राव मोहर सिंह था। राव मोहर सिंह की स्टैच्यू भी लगी हुई है, मैं उस कॉलेज का खुद स्टूडेंट रहा। राव मोहर सिंह ने शिक्षा पे काम किया, कर्नल महासिंह ने काम किया। आपके यहाँ जाएंगे, यहाँ आपके रावलाल सिंह जो ये कॉलेज है, इस पे काम हुआ। लेकिन एक जो परिवार था जिसको करना चाहिए था उसने नहीं किया। उसने जो शिक्षण संस्थाएं थी वो निरंतर बंद की, और जिस गद्दी पे आए थे उनका इतिहास क्या रहा कि उन्होंने तो अनेक वो काम किए जो जब आज जिसकी हम चर्चा करते हैं वो 1920 में उन्होंने कर दिए। और इनके आने के बाद धीरे धीरे करके हमारे पैरेलल जाट संस्थान बनी। आज वो जाट संस्थान जो हम बार बार कह देते हैं कि भाई जाट बहुत आगे, जाट आगे नहीं, वो इलाका आगे है, वहाँ के इलाके की सोच आगे, इलाके के नेताओं की सोच आगे।
वहाँ का चाहे जाट हो, अहीर हो, चाहे सैनी हो, चाहे कोई बिरादरी हो, हिसार में जो रोहतक में जो रहता है वो आगे बढ़ा क्योंकि उनके बच्चे पढ़े। चलिए और हमारा ये जो क्षेत्र है, हम आपकी बात को बड़ी करते हैं। आपने माना कि एजुकेशन के मामले में हम बहुत पिछड़ गए 1920 की तुलना में, जो आते आते हम मौजूदा और समस्याओं की बात करें रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की एजुकेशन में, आज की बात करें तो एजुकेशन बहुत आगे आज है बाल भारती स्कूल जैसी वजह से, जो अभी एक अपने यहाँ एक स्कूल है नांगलमुंदी में, उनकी सोच रही अपने आरपीएस स्कूल की वजह से, यूरो की बाल विद्या भारती। तो उन लोगों की जो प्राइवेट संस्था है जिसमें हम भी, चाहे यहाँ उमा भारती है, चाहे आपका शिशुशाला पब्लिक स्कूल रहा, चाहे ये आपका होली चाइल्ड है, चाहे और अनेक, जो अनेक, मैं किसी का नाम भी नहीं ले पाऊँ, ये नहीं कि उनका कोई वो हो जाए, अनेक संस्थाएं जिन्होंने अपने लोगों ने अपना पेट काटा, एक समय की रोटी खाई, एक समय की नहीं खाई, अपने बच्चों को पढ़ाया। 10-10 हज़ार रुपए वो प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी की फीस देने लग रहे हैं। और आज उसका नतीजा है कि हमारे यहाँ का नौजवान यूपीएससी में भी जा रहा है, टॉप कर रहा है, और उसमें सैनी भी जा रहे हैं, जाट भी जा रहे हैं, अहीर भी जा रहे हैं, गुज्जर भी जा रहे हैं। और जब मैं गाँव में जाता हूँ, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा IIT दिल्ली से IIT कर रहा है जी, बच्चा क्या कर रहा है, एम्स से MBBS कर रहा है जी, बच्चा क्या कर रहा है जी, 1 करोड़ रुपए के पहले पैकेज पे अमेजोन में लग रहा है जी। ये जो चीज़ें हुई, ये चीज़ें ये हमारे इन नेताओं की वजह से नहीं हुई, किसी सतीश यादव की वजह से नहीं हुई। ये जो माँ बाप ने अपना, जब हम शुरू से पढ़ने में अव्वल थे, हमारी सोच इलाके की थी ना, हमने अपनी बेटियों को जब से आगे बढ़ाना, जिसकी माँ पढ़ गई, मैं अक्सर कहता हूँ उसका बच्चा 100% पढ़ेगा, और जिसका बाप चाहे PhD कर रखी हो और मां अनपढ़ है तो बच्चा जरूर नहीं पढ़ेगा। अगर आपने महिला शिक्षा पे जोर दे दिया, एक बेटी को पढ़ा दे, वो 2 घरों का 3 घरों का नाम करती है, नाना नानी करती है, दादा दादी करती है, अपनी ससुराल का करती है। तो जो नारी शिक्षा पे जो जोर रहा आपके इस रोहतक और सोनीपत और इधर क्षेत्र में, जो इनकी बेटियां चाहे पहलवानी में, चाहे निशानेबाजी में, क्योंकि उनके उस तरह का उनको माहौल मिला। हमारे यहाँ आज भी स्टेडियम है, आपको मैं ले चलता हूँ, आप उस पर चल के दिखा दो, आपको दमा हो जाएगा। वहाँ दौड़ने के लिए ट्रैक नहीं है, वहाँ आप जाओ सिंथेटिक ट्रैक, आपके हिसार में कितना शानदार है, आज से 25 साल पहले से, आज से नहीं 25 साल पहले, तो वो इलाका क्यों नहीं बढ़ेगा आगे उनके नेताओं की। रेवाड़ी धारूहेड़ा की समस्याओं को, जो आपके दिमाग में है कि ये समस्याएं 10-15 साल में जिनका समाधान होना चाहिए था, नहीं हुआ है। आज सबसे बड़ी समस्या तो है पॉल्यूशन की। उस पॉल्यूशन में पानी भी आ गया हमारे गांव में, साबी नदी से, इससे साबी नदी कह रहा हूँ, इससे अपने जो बाबा खोड़ी वाला भिवाड़ी मंदिर से एक नाला आता था जो मेरे गांव के जोड़ तक जाता था, और आगे वो बहुत सी धरती को सैराब करता हुआ आगे निकल जाता था। तो ये हालात थी, हम गांव में जाते 4 बरियों अगर जमीन पे हाथ मार देते तो पानी ऊपर आ जाता था, उससे हमारे को बहुत फायदा होता था। आज वही पानी केमिकल युक्त आ रहा है, और ना केवल मालपुरा, गढ़ी, मैसरी, धारोड़ा, साबी नदी तक को आके वो हमारे आने वाली नस्लों को खत्म करने के लिए जा रहा है। पॉल्यूशन और वो जो गंदा पानी केमिकल युक्त हमारे पॉल्यूटेड वाटर है बहुत बड़ा। और धारोड़ा इंडस्ट्री एरिया, बावड़ के और भिवाड़ी और धारोड़ा इंडस्ट्री साथ साथ चले। आज भिवाड़ी तो कहीं ना कहीं अनेक इंडस्ट्री जीवित है, आप अगर धारोड़ा इंडस्ट्री एरिया में चले जाओ वैद जी, तो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में इससे गंदा इंडस्ट्री एरिया शायद ही कहीं हो। सड़ांध मार रहा है, सड़ांध, हजारों मतलब सैकड़ों एकड़ में पानी भरा है, जो फैक्ट्री लग ही नहीं सकती उसमें, टूटे हुए रोड, बुरी हालात, और धारोड़ा के ऊपर ना बाईपास, ना प्रेशर, मतलब ना हमारे को रोजगार मिलता, इन फैक्ट्रियों में भी हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलता। तो वो जो सारी चीजें हैं, आज रेवाड़ी की हालात, रेवाड़ी में एक बाईपास बनाया इन्होंने अभी, उस बाईपास पे मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाना थोड़ा संभल के। आप जब यहाँ से दोनों ही फाटक क्रॉस कर लोगे, रोहतक और रेवाड़ी वाले, इनको जब क्रॉस करके जब आप जाओगे गोकलगढ़ मोड़ पे, तो एक वहाँ टी बनेगी, टी से आपको लेफ्ट लेना है, फिर लेफ्ट लेते फिर आपको राइट लेना है, तो जेड बन जाएगा। फिर जब आप चले जाओगे तो कुछ लोगों ने अपनी ज़मीन बचाने के लिए, अपने रिश्तेदारों की ज़मीन जो है, 87 लोग हैं, अपने रिश्तेदारों की ज़मीन बचाने के लिए रोड बीचों बीच से दे दिया। फिर आप जब उसको जाओगे तो उस रोड की, चलो रोड टूटा हुआ है उसको तो ठीक करा देंगे, उसको तो कोई भी ठीक करा देगा, कोई आने वाली सरकार, ये सरकार भी करा देगी, मैं इस बात से कोई वो नहीं है, लेकिन उसकी जो उसकी ड्राइंग बनी है, अब जब आप जाओगे हरिनगर, जो नारनौल को चला जाएगा, एक रेवाड़ी को आ जाएगा, वहाँ जाके टी बन जाएगी अगेन। अगर कोई बड़ा ट्रक ट्रोला या कार लेके जाओगे तो सीधा गांव में उतर जाएगा। हमारी ना जाने कितनी माओं के लालों के लिए लेगी ये बाईपास। आज की मेरी बात नोट करना, जिस दिन ये पूरी तरह से चालू हो जाएगा, जिस दिन पूरी तरह से वर्किंग में होगा, आप देखना कितने एक्सीडेंट होंगे। भगवान ना करे किसी के एक्सीडेंट हो, किसी के जान जाए। हाँ, लेकिन ड्राइंग गलत है इतनी आप मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आरोप तो वो जो झूठा हो। आपके सत्ता है, अभी चलते हैं 5 मिनट, मेरी गाड़ी में बैठ के चलो,
नहीं ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। और दूसरा ये तो हो गया इनका विकास। इस मॉल टाउन में जहां बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी पीछे आपकी कॉलोनी है, इसमें इतना पानी भर जाता है आज तक इसका। रेवाड़ी की जो कमाबेश पूरे शहर की जो स्थिति है कि इतना पैसा मैंने इन लोगों ने उस टाइम जब मैं 9 का चुनाव लड़ रहा था तो हुड्डा साहब कहीं कह गए तो मैंने 2706 करोड़ रुपए दे दिया, तो मैंने उसी को मुद्दा बनाया था, वो पैसा कहाँ है, कहीं लगा नहीं दिख रहा। इन्होंने अपने और अपने रिश्तेदार तक रह गए, उन्हीं को नौकरी लगाई, उन्हीं के काम किए, उन्हीं की जमीन बचाई, उनके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो कैसे होगा? 2 परिवारों ने, एक ने कांग्रेस को अपनी जेब में रख रखा है, एक ने बीजेपी को। वो कांग्रेस में किसी को दूसरे को ऊपर नहीं उठने देते, ये अपने जब रहते हैं तो ये बीजेपी हालांकि एक कैडर बेस्ड पार्टी है, शायद इनकी इतनी पार नहीं पड़ती, ये वर्कर को फिर भी कहीं ना कहीं पूछ लेती है, और वो वर्कर कहीं इनके दाएं बाएं से नीचे से निकल जाता है, लेकिन फिर भी एमएलए से लेके नगर परिषद से लेके सारी टिकटें इनके हाथ में होती है, सारे इनकी चौखट पे हैं। उनने क्या किया, श्रीमान जी ने, जो भाड़ावास एक हमारे आरओबी बना जो शाहजहाँपुर को जाके टच करता है, वो अनाज मंडी के पीछे से ऐसा बनाया कि आज भी वहाँ सैकड़ों लोगों की दुकानें टूट गई, सैकड़ों हजारों लोग परेशान हैं, उस रोड से आते जाते हैं, और कितने परेशान है, कितने आप कल्पना नहीं कर सकते। उसी को अगर ये बनाते यहाँ से आपके पायलट चौक से आगे जो चौक आता है कंटेनर डिपो के ऊपर से, अगर उसको बनाते ना शहर परेशान होता ना, आगे शहर, अब आगे ये तो बन गया चलो अब तो परेशान होली, वो फिर आगे इन शहर में आएगा वो ट्रैफिक, वो बाहर से निकल जाता। तो इनकी जो सोच है, वो रामपुरा का झोड़ा आज भी साफ नहीं हुआ। आज भी वहाँ एक कोई सड़क बन रही है, लोग कोर्ट में जाके अपना पीछा छुड़वाया है, वहाँ 60 फुट की मौके पे सड़क भी है, उसको तोड़वाने का काम कर रहे हैं कि भाई ये पीडब्ल्यूडी का सन 52 से पहले की बनी हुई है, आप किसी क्यों उजाड़ने का काम करते हो। वहाँ आपके रामपुरा को रोड जाती है, पुल से नीचे उतरती राइट को, वहाँ श्री राम टिम्बर्स वगैरह लोगों ने कोर्ट में जाके अपनी जान बचाई है, स्टे लेके। कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, नहीं तो लोगों की जो बनी बनाई 50-50 साल से जो। सतीश यादव कह रहे हैं कि 2 परिवार जिम्मेदार हैं। निश्चित तौर पे थोड़ा संकोच के साथ नाम ले रहे हो कि खुल के? नहीं, खुल के नाम ले रहा हूँ। मेरा भाई बड़ा इंद्रजीत सिंह जिम्मेदार है, मेरा बड़ा भाई कैप्टन अजय सिंह जिम्मेदार। तो इंद्रजीत और कैप्टन अजय सिंह यादव को जिम्मेदार मान रहे हो, तो जनता ने बार बार इनको क्यों विजयी बनाया, क्यों जिताया इनको? मैं भी जिम्मेवार हूँ, कभी तो मैं भी तो राव इंद्रजीत सिंह गुण गाता था ना। जिस दिन मेरी आंख खुली, जनता की भी खुल जाएगी और खुलेगी। आपकी बहुत साल नहीं मेरी तो 19 में खुली, 2019 में जाके खुली। मैं तो गलत थोड़ा कह रहा हूँ, मैं कोई बात कहूँ, मेरी तो 19 में खुली है। खुल तो 9 में धीरे धीरे लग गई थी कि वह गलत है, लेकिन जो पूर्णतः रूप से जब आप किसी को देखोगे समझोगे, बोलना 19 में शुरू किया, पता तो मुझे 9 में लग गया था, अगर मैं गलत उसमें हूँ और मैं गलत बात कर रहा हूँ। लेकिन वो धीरे धीरे कोई बात आती है तो आपके जहन में भी आपको कुछ संकोच भी होता है, और आज मुझे उनसे ना कोई पर्सनल लड़ाई, ना मैं उनके ऊपर। सतीश यादव 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, सक्रिय नहीं रहते। अभी फिर चुनाव आने को है 2024 में, सतीश यादव का रुझान भाजपा की ओर है। नहीं, सक्रिय आप कैसे मानते हो पार्टी में? जी, पार्टी का सक्रिय तो मुझे पता नहीं, मैं तो हूँ नहीं। भाजपा के मंचों पर आपको नहीं देखा गया? नहीं, मैं कभी हूँ भी नहीं ना। मैं तो 2020 में ही एज इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ ली, मेरी धर्मपत्नी चेयरपर्सन का, तो मैं नहीं, उसके बाद नहीं देखा गया। 2020 तो बाद में है। नहीं 19 के बाद ही 20 आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना के बाद 20 आ गया। और सतीश यादव रही पब्लिक में सक्रिय की बात। इस पूरे, अगर कोई मेरे जीवन काल में कोई मानवता के ऊपर सबसे बड़ा कष्ट आया तो ये कोरोना काल आया, और उस टाइम मुझे मतलब फिर ये बात ना ऐसा लगता है जैसे अपनी प्रशंसा खुद कर रहा है। सतीश यादव भी खड़ा था हर मंच पे, और मेरे कोरोना भी नहीं हुआ वैद्य जी, और मैं हर हॉस्पिटल की आईसीयू में गया था, हर व्यक्ति के लिए सिलेंडर, किसी के लिए बेड, मुझे नहीं पता मैं कितनी मदद कर पाया, लेकिन मैं शमशान घाट में भी लोगों के दाग संस्कार करा के आया, मैं डरा नहीं। मैंने कहा मौत सबकी आनी एक दिन, अब मैं कैसे दिखाऊं? अब हर वक्त मैं कहूँ साहब मैं एक केला दे रहा हूँ, मेरी फोटो खींच लो, एक मैं यहाँ कुत्ते के बच्चे को दूध पिला रहा हूँ, मेरी फोटो खींच लो, वो मेरे बस की नहीं है। जहाँ जरूरत पड़ती है मेरे साथियों को, इस इलाके को, वहाँ सतीश यादव हमेशा। साथियों को ये तो बता दीजिए कि 2024 में चुनाव मैदान में सतीश यादव आ रहे हैं। साथियों को बताने की जरूरत नहीं, साथी जो कहेंगे वो तो सतीश यादव तो उनका गुलाम है। नहीं, सतीश यादव को क्या कह रहे हैं साथी? सतीश यादव को साथी कह रहे चुनाव लड़ना है, सतीश यादव तो उनका गुलाम। 2024 में चुनाव लड़ना है। जब हम देखते हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, वे सतीश यादव जी के घर जाते हैं डिनर के लिए, सतीश यादव जी दिल्ली जाते हैं उनके पास, दीपेंद्र हुड्डा यहाँ आते हैं, भूपेंद्र हुड्डा यहाँ आते हैं, वो सतीश यादव के पास जाते हैं। लोगों में एक भ्रम की सी स्थिति है कि कोई सोचता है कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं सतीश यादव 2024 में। मेरी बात पूरी होने दो। 2024 में क्या आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं सतीश यादव? हम तो हैं ही आम के कैंडिडेट, हम तो आम जनता कैंडिडेट है, वो पार्टी क्यों लगाते हो? मैं तो हूँ ही जनता कैंडिडेट।
अब कोई उस पे सिंबल देना चाहे उसकी मर्जी, ना देना चाहे उसकी मर्जी। मैं तो हूं ही आम का, मेरे लिए तो कोई खास नहीं है। मेरे लिए खास रेवाड़ी का हरजन है। और मैं वैद जी ऑन ऑथ कह सकता हूँ एक बात, एक व्यक्ति लिया हो ऐसा जिसने मुझे पुकारा हो और मैं उसके पास नहीं गया हूँ। अगर एक नेता यहाँ कहलवा दो, मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने अपनी जायदाद किसी के नाम करा दी होगी, लेकिन अगर मेरे शरीर का खून मांगा तो मैंने वो भी दिया है। और अनेक लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेगा हाँ सतीश यादव ने हमारे खून दिया। रेवाड़ी के 5 बड़े कामों की बात करते हैं। एम्स, सैनिक स्कूल, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, आउटर बाईपास जो जैसलमेर रोड का हिस्सा है, ये सब काम हुए हैं रेवाड़ी में, जो आपसे हम चर्चा करेंगे इन विषय में। डिफेंस यूनिवर्सिटी, आज एम्स और डिफेंस यूनिवर्सिटी के बारे में आपका दृष्टिकोण जानना चाहेंगे, कहाँ खड़े हैं? डिफेंस यूनिवर्सिटी तो है ही नहीं। अब डिफेंस यूनिवर्सिटी तो कह रहे हैं यहाँ से उठ गई। वो तो कोई किसी ने राज्यसभा में या लोकसभा में क्वेश्चन भी लगाया था। और डिफेंस यूनिवर्सिटी पे तो एक नींव भी नहीं रखी गई है। अब उसको तो हम क्या चर्चा करें। वो तो 2009 में, उस टाइम में 9 में या 9 में ही शायद 14 में इसके आधारशिला कब। एम्स तो बनने जा रहा है, नहीं बनने जा रहा है? वैद जी मैं ये कहता हूँ बनना चाहिए। और बनेगा क्यों? अब उसमें फिर आप कहोगे बनेगा इसलिए कि वहाँ के जो लोग हैं ना वो जागरूक है। हालांकि मेरे किसी सतीश यादव योगदान नहीं, मैं तो गया भी नहीं हूँ ना। फिर मैं क्या कहूँगा? जो मैं तो कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरा कोई योगदान नहीं, मैं तो गया भी नहीं हूँ। अगर कोई मैं ये कहूँ मैं साहब हमने बनवा, नहीं। वहाँ जो वहाँ की जो कमेटी है, संघर्ष समिति, जो संघर्ष समिति है, वो निरंतर इस मुद्दे को जिंदा रखे हुई है। और अगर ये एम्स बनेगा तो इसमें मैं मनोहर लाल खट्टर जी को 100 के 100 नंबर दूंगा, क्योंकि ये उनके मुंह से ही निकले हुए वाक्य है और किसी को इसमें कोई वो नहीं है। और इसमें मैं अगर थोड़ी सी बात कहूँ तो बनवारी लाल जी का भी सहयोग मान सकता हूँ। कोई जबरदस्ती अपने काक पीट रहा हो मेरे जैसा, मैं कर दिया मैं कर दिया, सांसद का नहीं माने? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की, अब देखो वो कब, क्योंकि जमीन एक्वायर, इसीलिए मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा हमारे जाने से हो सकता है कोई बात खराब हो, तो इंतजार करो, शायद अच्छा कोई रिजल्ट आए। मतलब मेरा ये सोचना है कि बहुत सी चीजें ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त किसी को क्रिटिसाइज करते रहो, क्रिटिसाइज से भी नहीं। 2 बार दूसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति तीसरी बार पहले स्थान पर आने के लिए एक रोड मैप के साथ मैदान में जाता है। वो रोड मैप क्या होगा, वो वर्किंग प्लान क्या है आपका? क्या रोड मैप लेकर के जनता के बीच जाएंगे? देखिए वैद जी, बड़ी बड़ी बातें करने से ना तो मेरे पास कोई पार्टी का सिंबल है, और मैं बहुत बड़ी बातें देश विदेश की तो कर नहीं सकता कि साहब मैं तो ये कर दूंगा, मैं ये कर दूँ। छोटे छोटे मुद्दे हैं, छोटे छोटे, वो कोई बहुत बड़ा रोड मैप नहीं है कि आम आदमी का काम सुगमता से हो। आप कोई जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाए तो आपको लाइन में ना लगना पड़े, आपको कोई वेटिंग ना कराना पड़े, या कोई आपकी जेब से पैसे ना छीने। थाने में जाए, आपकी मोटरसाइकिल चोरी होगी, आराम से FIR दर्ज हो जाए। कोई बच्चा अपने एडमिशन के लिए क्लास में जाए, महिला सुरक्षा की बात हो तो पुलिस अपना काम करे। हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री, उसमें युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं को इस तरह के मैसेज दो कि शराब और नशे से बचे, और उनको संस्कार भी दो। आज समाज का जो, आपको नेताओं को जल्दी लोग फॉलो करते हैं। अगर नेता अपने साथ अपराधी रखेगा, नेता अपने साथ गुंडों की फोटो लगवाएगा, नेता के साथ रहने वाले लोग कब्जे करेंगे, गोलियां चलाएंगे, तो उससे समाज में क्या मैसेज जाएगा? आप यूथ को एक कहो, यूथ अगर यूथ आज का बदमाशों को अपना वो मान ले, अगर भाई मेरा यही रोल मॉडल है, तो कैसे काम चलेगा? और उन बदमाशों की फोटो लगी हुई हो किसी बड़े बड़े नेताओं के साथ, उसकी आड़ में वो यहाँ बड़े बड़े कोई अवैध काम कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। यूथ को आप ये विश्वास दिलाओ कि तुम्हारी मेहनत जाया नहीं जाएगी, तुम्हारे लिए भी काम होगा। और एक गरीब की झोपड़ी में किस तरह से आप एक छोटा सा तेल का एक हिस्सा दे, जिसके उसके भी एक अंधेरे कोने में रोशनी आए। ये छोटी छोटी सोच है आपके। ये यहाँ भ्रष्टाचार, आज कमेटी की मैं बात करूं, इतना बुरा हालात और अब से नहीं है। आज कोई सिर्फ ये हमारी जो मैडम पूनम यादव जी, इनके ऊपर आरोप लगाए नहीं, ये चला आ रहा है निरंतर। जो लोग पहले सत्ता में थे उनका भी यही हाल था, आज भी। मेरी सोच क्या थी, मैंने ऑन ओथ भोलेनाथ को हाजिर नाजिर मान के अपनी धर्मपत्नी का हाथ पकड़ के कही थी एक बात, और मेरे किसी ने नहीं कहा था आपको ऐसे कहना है, खुद अचानक अनायास मैंने कहा, हे भोलेनाथ आप साक्षी हैं, अगर हम 5 पैसे भी इस कमेटी से अपने घर ले जाए तो हमारे कुल का नाश हो जाए। आज सतीश यादव को किसी की पैसे के लिए कम से कम किसी दया की जरूरत नहीं है। मेरा ठीक ठाक व्यापार, ठीक ठाक काम है, और मुझे उस भ्रष्टाचार के पैसे चाहिए भी नहीं। तो वो मेरे से कहा भी यार आपने क्यों? मैंने नहीं कहा, भगवान ने कहलवाया। और मेरी सोच ये थी कि अगर मेरी धर्मपत्नी उस कुर्सी पे बैठेगी, चेयरपर्सन बनेगी, तो निश्चित तौर पे हम अपने घर पैसा नहीं आने देंगे, तो लोग डरेंगे। और जिस तरह से जो लोग चाहते हैं उनकी उम्मीद पे काम होंगे। आज कमेटी प्रॉपर्टी ID के नाम पे, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के, NOC के नाम पे जो खेल चल रहा है, मतलब लोगों को झूठे नोटिस दे दिए जाते हैं, फिर वो फाड़ दिए जाते हैं। जिस तरह से रेवाड़ी का जन जन दुखी है,
रेडी वालों को कभी इधर भगा दो, कभी उधर भगा दो। अतिक्रमण के नाम पे एक बार जाओ, तोड़ फोड़ कराओ, अगले दिन फिर वहीं की वहीं वही डाक के 3 पात है। कैटल फ्री के नाम के ऊपर शहर में रोज आए दिन डेली एक दिन ऐसा कोई नहीं जाता जिस दिन कोई बड़ा कांड ना होता हो। हमारे एक पत्रकार साथी की जो है पुत्र वधू मरते मरते बची है, रोहतक पीजीआई में एडमिट है भाई अपने निनानिया जी की। ये ज्वलंत मुद्दे, इन सब पे ये आपको लगता ही बहुत। आप जो तस्वीर खींच रहे हो शहर की, रेवाड़ी विधानसभा की, वो तो बहुत बदरंग है। व्यक्तियों को दोषी ठहरा रहे हो, सरकार को बचाओ, कि ऐसा कैसे चलेगा? क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? मैं कह रहा हूँ निश्चित तौर पे मैं सरकार को नहीं कह रहा, मैं सरकार को दोषी ऐसा नहीं, सरकार को बचाव कर रहा हूँ। लेकिन जो यहाँ सत्तासीन जो लोग हैं उनकी सोच ही नहीं, सरकार के काम में भी तड़ंगा डलाते हैं। कई बार आईएएस आपका डीसी कितना ही बढ़िया और एक बाबू नीचे फाइल को लेके बैठ जाए, वो डीसी तक फाइल ही नहीं जाने देता, अड़ंगे पड़ंगे अड़ंगे पड़ंगे, वही काम ये लोग कर रहे हैं जो यहाँ बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक सरकार की मैं क्या बात करूँ, आज चाहे पिछली कोई भी सरकारें रही हो, इनकी जेब में रही है सरकारें, एक की जेब में इधर एक की जेब में इधर, बोल ही नहीं पाया। आज गांव के सरपंच से लेके और एमएलए तक तो इनकी जेब में, तो कैसे होगा काम? फाइल तो कोई चलेगी ना, कहीं काम तो होगा, कहाँ जाए आदमी? और फिर घूम फिर के इन्हीं के आके जाके जब कहीं परेशान हो तो इन्हीं के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, साहब ये लो हमारी तो नहीं चल रही। सतीश यादव विधायक नहीं बने, लेकिन 3 बार बार एसोसिएशन रेवाड़ी के प्रधान रहे हैं, जिला प्रमुख रहे हैं। आपने नज़दीक से भूपेंद्र हुड्डा का काम देखा है, मनोहर लाल का काम देखा है। रेवाड़ी में फिर भी हम जितना भी हुआ है इसको तुलनात्मक रूप से देखें तो कहाँ खड़ा पाते हैं मनोहर लाल को और भूपेंद्र हुड्डा की सरकार को? रेवाड़ी की स्थिति वही है। रेवाड़ी की, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस टाइम 2009 में चीफ मिनिस्टर थे और मेरे याद है रेवाड़ी आए तो उन्होंने ये कहा कि मैंने 2706 करोड़ रुपए, पता नहीं 1700 करोड़ रुपए दिए हैं। वो आज मेरी कैसेट बजती थी, मैं पूछता तो वो पैसा कहाँ है, एक बार इस पैसे को बता दीजिए, इस शहर की हालात इतनी बदरंग क्यों हैं। और उसका मुझे लाभ भी मिला था कि लोगों ने बड़ा दिल से मुझे शहर में बराबर किसी वोट दी थी। भाई कैप्टन अजय सिंह और मैं बराबर से आए थे, 500-700 वोट का फर्क था, हम दोनों बराबर आए थे। शहर के लोगों ने मेरी बात को हाथों हाथ माना था, मेरी सही बात है, ये सही आवाज़ उठा रहा है। और उस बात से मैं यहाँ इस इलाके के लोगों के मन मस्तिष्क में भी गया और मेरी लोगों ने खुले दिल से मदद भी की। आज भी शहर में जिस तरह से इस कमेटी में जो बंदरबाट है, क्योंकि शहर का मतलब कमेटी है, आज गाँव में आप जाओगे तो इससे बेटर पोजीशन है। धारड़ा और रेवाड़ी दोनों का बुरा हाल है जहाँ शहर लगते हैं। अगर आप गाँव की बात करोगे तो गाँव कहीं ना कहीं इससे कमाबोश ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। सड़कें उस टाइम भी बनी थी, सड़कें आज भी बन रही है। और लेकिन जो शहर की जो हालात होनी चाहिए थी वो आज भी नहीं बन पाई। आज भी ये शहर मॉडल टाउन, सबसे पॉश इलाका, चाहे आपकी आजे नगर, चाहे आपकी इंदिरा कॉलोनी, चाहे आपकी धक्का बस्ती, चाहे आपकी नई आबादी, आज भी उनकी वही स्थिति है। वो उस स्थिति से बाहर नहीं। आज भी शहर का सर्कुलर रोड जाम है, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपने जो बाईपास बनाया वो इस कदर बनाया ही नहीं, उसकी पहले ही उसको पंचर करके रखे। तो बीच में आप परिवारों को दोष दे रहे हैं। बीच में तो रणधीर कापड़ीवास भी आ लिए, डॉक्टर सुधा यादव भी आ ली, मनोहर लाल सैनी भी आ लिया। आप इतिहास की बात करते आ रहे हैं। रेवाड़ी तो फिर भी बदरंग है, कहीं ना कहीं सत्ता दोषी नहीं है क्या? आप, मैं कह रहा हूँ ज्यादातर समय किसका रहा? 5 साल सुधा जी एमपी बनी होगी, 5 साल वो बन गए होंगे आपके, जो आप सैनी साहब का नाम ले रहे हो, एक बार भाई रणधीर सिंह कापड़ीवास बन गया। आज जिस तरह से जो शहर में कभी इतना बजट नहीं होता था, आज पता है तकलीफ किस बात की? हमारे पास, हमारे बुजुर्गों के पास पैसा नहीं था तो हमारे पास छत नहीं थी, कोई बात नहीं, किसी को कोई नाराजगी नहीं है। आज आपकी जेब में पैसा भरे और आप उसको लौटाने लग रहे हो अपने चहेतों पे, वो गलत है। आज प्रदेश का पैसा गलत ढंग से यूज होता है, गलत लगता है। मैंने आपको एक जरा सा ही एक दो ही किस्से बता दिए। दोनों बाईपास हो गए, दोनों उसके, एक ये आरओबी बनना था, रेलवे ओवरब्रिज इधर जो इस पे, और एक बनना था आपके वो जो बाईपास, मतलब बिना दूरगामी सोच के, बिना दूरगामी सोच उस पैसे को चहेतों को लाभ दिलाया गया। इस तरह से लुटा रहे हो। पहले यहाँ टाइल की फैक्ट्री लगा लेते थे अपने, कौन यहाँ है वो प्रॉपर्टी डीलर है जो कॉलोनियां काटने लग रहे हैं? किसकी फोटो लगाते हैं? कौन है वो लोग? वो कौन है? आप ये चीजें सब आपके सामने है। क्यों नहीं आज धारोड़ा हमने, मैं तो कह रहा हूँ, हमारा आप भी गए थे गंदे पानी का, क्यों नहीं हो पाए? आज कोई कैप्टन अजय सिंह भाई के कहने से थोड़ी ना हम उसको शहीद मान लेंगे। आप भी तो 10 साल मंत्री रहे थे, आपने क्या किया उस टाइम में? सतीश यादव तो कह सकता है। और एक मंत्री में और एक विधायक में बहुत फर्क होता है। रणधीर सिंह को एक मौका मिला, उसने प्रयास किया होगा, मैं नहीं कह रहा भाई रणधीर सिंह ने प्रयास नहीं किया होगा, और उनके प्रयास में भी कमी रह गई होगी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि उन्होंने। चलिए, आपका समस्याएं बताइए, आपने अपना रोड मैप बताया। आप उन मुद्दों की चर्चा करते हैं जिनको लेकर के आप अक्सर अपने मंचों पर बातें करते रहे हैं। अहीर रेजिमेंट के लिए आप पहुंचते हैं, आंदोलन में भागीदारी करते हैं, मंच साझा करते हैं, और अहीर
रेजिमेंट के समर्थन में आप अपनी आवाज़ उठाते हैं, कितना उचित है? कल को सैनी रेजिमेंट की आवाज़ उठाएंगे, कल को गुर्जर रेजिमेंट की आवाज़ उठाएंगे। सतीश यादव क्या सोचते हैं इस बारे में? मेरा ये कहना है कि जातिगत रेजिमेंट जब कभी बनी तो उसका एक रीज़न था, कई बार आदमी ना अपने कौम के ऊपर बड़े से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है, यही सोच के बनाई गई थी। लेकिन आज अब उसके बाद फिर कोई नई जातिगत रेजिमेंट नहीं बनी। अहीर की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम कुमाऊं में है, और अहीरों का मैं इस कौम में जन्म लिया इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त इतिहास है। अब उसको भी हम कोई ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाते। अब जैसे इस इलाके की बात करूं, राव तुलाराम के ऊपर कोई गीत नहीं है, लोकगीत नहीं है कोई बहुत लंबा चौड़ा। एक गीत है जो कि जो अपने राव तुलाराम और राव गोपाल देव की जो शहादत वो भुलाए के नहीं भूलती, उनका जो योगदान है, लेकिन उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा गीत नहीं चला कि एक ही है बस, मैं वो कहते हैं कि भाई राव तुलाराम आ जाएगी, इस तरह से कोई शायद कोई लोकगीत हो। नहीं तो छोटी छोटी बातों के भी लोकगीत बन जाते हैं, छोटे से उसके भी। आज अहीरों का 113 लोग इसमें कुमाऊं में जो ये रजंगला है, जो इन्होंने चाइना के साथ लड़ाई लड़ी, चाहे कारगिल वार हो, अहीरों का कहीं योगदान कम नहीं है। मैं कहता हूँ जातिगत नहीं बना पाओ तो उसका अहीरवाड़ नाम दे के बना दो उसको, के नाम से हाँ। और फिर यादव तो कोई जाति नहीं, यादव रेजिमेंट बना दो। यादव तो कोई जाति नहीं है ना, जाति ना यादव जाति नहीं है, नहीं यादव जाति नहीं, अहीर है जाति। यादव जाति नहीं यादव जाति हाँ, नहीं यादव जाति नहीं है, यादव एक टाइटल है, यादव जाति नहीं है, यादव अहीर है हमारी जाति। हम डोमिसाइल में क्या लिखते तो या तो अहीरवाल रेजिमेंट बना दो या यादव रेजिमेंट। चलिए, ये सतीश यादव का सुझाव है। एक उसकी वजह है कि मैंने सेंसेक्स नहीं करा रखा, मेरी बात को अन्यथा मत लेना, कोई भाई इस बात से नाराज हो। मैं तो खुद जाति के विरोध में हूँ, मैं तो जात को नहीं मानता, जमात को बड़ी मानने वाले व्यक्ति हूँ। मेरे लिए तो जात नहीं है, जमात बड़ी है। लेकिन अगर कहीं आप कराओ तो सबसे ज़्यादा संख्या में यादव ही है जो अलग अलग लिखते हैं। उनका वो अपना टाइटल अलग, कोई गौर लिख लेता है, कोई ये भाटी भी हमारे, मतलब बहुत से लोग हैं, ये यादव भी हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो तो यादवों को बहुत, कोई राव भी लिख लेते हैं, राव भी लिख लेते हैं। तो उस हिसाब से अगर कोई जातिगत रेजिमेंट नहीं बन सकती तो उसको यादव बना दो। चलिए, दूसरा इश्यू है जातिगत जनगणना का। जातिगत जनगणना के बारे में सतीश यादव का व्यक्तिगत क्या विचार है? जो आपको जातिगत जनगणना है, मैं कहता हूँ वो होनी चाहिए। आज अगर आप एक बात बताइए, SC ST को अगर ये नहीं मिलता आरक्षण तो क्या इनकी स्थिति वही रहती जो पहले थी? हमारे को संविधान ने जो दिया है, संविधान के अनुसार हमारे को काम करना चाहिए। हमारे को आज मेरे लिए मैं बार बार कहता हूँ, संविधान बड़ा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो किताब बड़ी है जो लिख के गए हैं, हम उसके अनुसार चलें। आज सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको अपने राइट्स मांगने का अधिकार है, कोई जाति हो। तो अगर हम सबको ये पता लग जाएगा कि कौन सा समाज कितना है, तो शायद ये जो समाज की ये बीमारी ये भी नहीं होगी, सबको बराबर का अधिकार, हक मिलेगा। 2024 में एक मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहा हूं, पर वो क्वेश्चन सही भी हो सकता है। ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि सतीश यादव उसी पार्टी में हों जिस पार्टी में कैप्टन यादव या राव इंद्रजीत हों, और उन्हीं के मंच पर जाकर के सतीश यादव को उनकी तारीफ करनी पड़े जिनकी आज यहाँ बैठ कर के आलोचना कर रहे हैं। किस तरीके से उनकी तारीफ? मैं उनकी कोई पर्सनल आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके कर्मों की कर रहा हूँ। और मैं तो वहाँ मंच पे भी कह दूंगा, इनके कर्म तो ये रहे, अब देख लो, डिसाइड तब में करना है। कर्म तो इनके रहे। मैं तो पहले राव इंद्रजीत सिंह की जो हम बात कर रहे थे, शायद हो लिया पूरा, कि 84 के बाद पहली बार उनके हमने यहाँ गीत गाए, उनके ढोल बजाए, तो वो 2009 में आपके माध्यम आप और हम थे वहाँ। वही बात ये है कि इनके, मत कहता हूँ इन पार्टियों को भी समझना चाहिए, नया आने दो। और अब देखो, मैं एक बात का मोदी जी का प्रशंसक हूँ, दिल से, आत्मा से, मतलब जिस तरह से उन्होंने इन लोगों को दरकिनार किया ना, कि जो लोग अपने जो जेब में पार्टी लिए घूमते हैं, कभी वसुंधरा कहती है मैं, शिवराज जी कहता है मैं, वहाँ कोई और कहता है मैं, एक नए आदमी को लाकर बैठा दिया। एक्सपीरियंस क्या होता है? कोई IAS, अब नीचे से एक बेचारा पटवारी जाके तहसीलदार बनता है, एक सीधा IAS आता है, तो उसकी कोई योग्यता तो होगी ना, तो वो ठीक ढंग से जिले को संभाल लेता है ना। तो अब हम तो कहते हैं जो नए लोग बने, नया काम करके दिखाएं, इनको कब तक ढोओगे? एक जिज्ञासा लोगों के मन में जानने की, 2019 में जब टिकट वितरण हो गया, सुनील मूसेपुर को भाजपा ने टिकट दे दी, उसके बाद में ऐसा सुनने में आता है, मुझे पता नहीं, मैं तो आपसे ही कंफर्म करूंगा, कि सतीश यादव पहुंचते हैं रणधीर कापड़ीवास के ऑफिस में। वहाँ कौन कौन थे उस बारे में भी बताइए, और क्या और कैसे तय हुआ कि सतीश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे और रणधीर कापड़ीवास चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं खुद, मेरे को किसी ने नहीं बुलाया, मैं खुद भाई रणधीर, मेरे ऑफिस में भी लोग इकट्ठे हुए, जो भी संख्या
मुझे नहीं पता 200 400 500 700 जो भी रहे होंगे मेरे साथी। तो उन्होंने कहा चुनाव लड़ो, तो मैंने कहा चुनाव, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी ताज़ा ताज़ा ज्वाइन की थी। मैंने कहा यार टिकट अपनी नहीं कटी है, टिकट मौजूदा एमएलए कटी, उनके ऑफिस चलते हैं। वहाँ जाके मैंने भाई रणधीर सिंह को कहा कि भाई मिल के चुनाव लड़ लो सब लोग, और एक अपना पंचायती कैंडिडेट उतार लो और चुनाव का रिजल्ट अच्छा रहेगा। हमारे भाई रणधीर सिंह, मेरा ही ऑफिस होता था वहाँ, मेरे जहाँ टाटा के शोरूम उसके सामने, वहाँ बैठ गए। तो बोले भाई मैं लड़ूंगा। मैं कहा आप पर्ची डाल लेते हैं। तो बोले भाई मेरे को लड़ने दो। तो मैंने कहा देखो आपकी मैं मदद करूंगा। पर्ची डालने की बात हुई पहले? हाँ, मैंने कहा पर्ची डाल ले। तो बोले भाई मैं लड़ूंगा। मुझे देखा कि भाई इनको, आपने एक्सेप्ट कर लिया उनको? मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा मेरा से बड़ा है और इन्हीं को लड़ना चाहिए, इनकी टिकट कटी है, इनके साथ सिंपैथी थी। तो मैंने कहा आप लड़ो। तो मैंने कहा लेकिन मेरी एक वो है कि मैं फिर आपके मंच पे नहीं आऊंगा, और मैं उस निर्णय को अपने को गलत मान रहा हूँ। सतीश यादव इस बात को स्वीकार करता है, मंच पर आना चाहिए था। आना चाहिए था। अगर मैं आता तो भाई रणधीर सिंह चुनाव नहीं हारता। कोई शायद इस बात को स्वीकार अपने आप कर रहा हूँ ना, आज मुझे कोई आप कह रहे हैं ना कोई और कह रहे हैं ना, उन्होंने कभी कहा, मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर मैं मंच पे खड़ा, लेकिन मैंने ईमानदारी, जिस तरह से यहाँ ईमानदारी से बात स्वीकार कर रहा हूँ कि मतलब आपने ईमानदारी से मदद की, लेकिन उनके साथ मंच साझा नहीं किया, इसका नुकसान रहा उनको। तन मन और धन से, तन मन और धन से मदद की, तीनों चीज मिला के, और भगवान को साक्षी मान के, अपने इष्ट को साक्षी मान के। जो भाई लड़े यहाँ से सुनील, उससे ना तो मेरी कोई, वो तो मेरी, उनके पिताजी का तो मेरे सिर पे एहसान भी है, उन्होंने मेरी चुनाव मदद भी की 2009 के चुनाव में, और मेरे मंच को भी संभालते थे लोगों को। राविंदरजीत सिंह का ये, आपने अचानक से वो टिकट, शायद उनको कोसली से बात चल रही थी, टिकट यहाँ रेवाड़ी आकर लड़ी, लोगों को उनका फैसला वो नागावार गुजरा, चाहे उसका आप रीजन आप कुछ भी बना लो। लोगों को राव इंद्रजीत सिंह की भाई की बात अच्छी नहीं लगी, और उनको लगा कि भाई अगर यहाँ के ही किसी एक को टिकट देते, किसी को देते, मैं तो उस रेस में, चलो आउट ऑफ रेस मान लो, मैं था ही नहीं, मुझे तो सब बाहर कर दो, जो किसी को देते एनीवन, यहाँ जो भी कोई लड़ रहा था, तो शायद रिजल्ट बहुत बेहतर होता। और या फिर इसको जो आपका कैंडिडेट, इसको पहले से पब्लिक में होता कि भाई इसको भी टिकट। 2014 में सतीश यादव भारतीय जनता पार्टी की टिकट के नजदीक पहुंच गए, बताए, ऐसा मेरा सुनने में आता है कई बार। क्या सिचुएशन थी? जो 2009 में पहुंचे मैं, 2009 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट मैं, आपके मित्र हैं रामविलास जी शर्मा, उनसे पूछना, मैं ऑन एयर, मतलब मैं इस पे आपके माइक के, आपके टीवी के सामने बोल रहा हूँ। उनका रात को एक दिन मेरे पास फोन आया 10-11 बजे, बधाई हो सतीश जी, आपका केले का नाम भेज दिया हमने, आप भारतीय जनता पार्टी के हमारे कैंडिडेट हो। बहन सुधा जी का, कृष्णपाल गुर्जर जी का धन्यवाद कर देना। रोहतंग आएंगे आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी, आप उनके सामने ज्वाइन कर लेना, आप कंफर्टेबल हो? मैंने कहा जी कंफर्टेबल हो। फिर यहाँ से जो इकाई थी, मैं उसकी शॉर्ट करके बता दूं, लंबी स्टोरी कहने की जरूरत नहीं। वो इकाई जाके कहने लगी सतीश तो प्राथमिक मेंबर भी नहीं है, और राजनाथ जी से मिलके मैंने कोई बहुत ज़्यादा पैरवी भी नहीं की, और उन्होंने मेरी टिकट कटवा दी। उसके बाद आज सुषमा जी इस दुनिया में नहीं है, सुषमा जी ने मेरी पैरवी करी। सुषमा जी का जब मैं चुनाव हार गया तो मेरे पास टेलीफोन आया कि अब आप आज अगर बीजेपी ज्वाइन करना चाहो तो आपका स्वागत है। तो मैंने कहा बहन जी अभी मैं फैसला करके बताऊंगा। उस टाइम चौटाला साहब मेरे घर आए, मेरे पिताजी उनकी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके थे, एक पारिवारिक रिश्ता था। मैंने चौटाला साहब की पार्टी में जाना उचित समझा। 2009 में सिर्फ स्टेट से मेरा अकेले का नाम गया, एज पर रामविलास शर्मा, एज पर सुधा बहन जी। मैं सुधा जी का धन्यवाद देख के आया कि बहन जी आपने मेरे ऊपर ये बिना मांगे उपकार किया है, इसका कभी मौका आए तो चुका देंगे। चलिए अब समापन की ओर बढ़ते हैं। अभी हमारा अंतिम सवाल ही है, बार एसोसिएशन के प्रधान रहते हुए अचानक किस तरह राजनीति के इस क्षेत्र में पदार्पण हुआ सतीश यादव का? मैं बार एसोसिएशन का अध्यक्ष था, और मैं वैसे ही अपने, मेरे साथी वही अगेन बात, साथी कहते थे चुनाव लड़ेंगे एमएलए का, थोड़ी सी तैयारी वारी करी 2004 में, तो लगा माहौल ठीक नहीं है, हम नहीं लड़े। तो मेरा एक बच्चा है, आज उसका भी नाम जरूर लूंगा, विनोद है, अपने गुज्जर है वैसे तो। उसका टेलीफोन आता है, बोले चाचा क्या कर रहे हो? जब ये 2005 में जिला परिषद चुनाव है, मैं घर हूँ। तो बोला आप खड़े हो घर से? मैं क्या करना है? बोले जिला परिषद चुनाव। मैं बावड़ा है, हम अपने जिला परिषद के लड़ेंगे यार? बोले चाचा अपने को जिला प्रमुख बनना है। उस बच्चे की वाणी थी, और मैं घर से खड़ा हुआ, विनोद प्रधान ने कहा, और मैं वो चुनाव लड़ा। और रामपुर हाउस राव अजीत सिंह अभी भाई हमारे जिंदा हैं, उन्होंने कहा तू लड़ ले, और फिर बोला तू वापस ले ले। मैं नहीं लेता वापस, मैंने फार्म भर दिया तो अब मैं वापस नहीं लूंगा। तो बोले मैं तेरा विरोध करूंगा। मगर स्वागत है।
राव अजीत सिंह ने विरोध किया? हाँ, राव अजीत सिंह ने मेरा विरोध किया। मैं कहा आपका स्वागत है। मैं जब जिला परिषद का मेंबर बन गया तो मैं फिर राव इंद्रजीत सिंह से मिला और उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से तू दावेदार है चेयरमैन का। तो मैं कहा आप अपनी सोच लो, कल को आपके पास भी मेरी चुगली करने वाले बहुत आएंगे, भूमाफिया, गुंडा, बदमाश, पता नहीं क्या क्या कहेंगे, वो आप सोच लो, ट्रैक्टर भर भर के लोग आएंगे। तो बोल नहीं, मैं अपने कमिटमेंट पर रहूँगा। मेरे पास भी पार्षद थे, कुछ संख्या बल मेरे पास भी था, कुछ उनके पास, दोनों का। नहीं, मेरे राव कमिटमेंट पे रहे। हाँ रहे। मैं वैद्य जी कितनी बार कहलवा लो, कभी जीवन में किसी के लिए छोटी बात और झूठी बात नहीं कहेंगे। जो सच है वो पूरी जनता देख रही है इस रेवाड़ी की, जो मैंने उनके लिए कहा है। मैं कोई ये थोड़ी ना कि मैंने उनको कोई ये कह रहा हूँ ना जी वो तो चोर हैं या फलाना है, मैं ये शब्द नहीं यूज कर रहा हूँ। जो है जैसा वो कर रहे हैं वो आपके सामने है। जो भी कुछ इस रेवाड़ी के साथ हो रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, हम क्यों पिछड़ते चले गए, वो सारा मेरे दर्द है कि मेरी बेटी आज से पहले IAS IPS क्यों नहीं बन पाई, आज बन रही है। क्यों नहीं हो पाया मेरे यहाँ इलाके का कोई फौज का जर्नल, क्यों एक सिर्फ अजीत सिंह भटोटिया DGP साहब पे रुक गई ये वो जाके बात, क्यों नहीं मेरे इलाके में आज भी इतना भारी इंडस्ट्री होने के बाद आज की यहाँ की सड़कें ये हालात क्यों है। ये दर्द है। क्यों भी आज मेरा यूथ यहाँ दर दर भटक रहा है, उसको नहीं मिल पा रहा रोजगार, क्यों नहीं लड़ते लड़ाई। ये हर चुनाव में आते हैं वोट मांगने के लिए, वोट दे दे और फिर 5 साल दिखते नहीं। अब बारिश है, अब गर्मी है, अब सर्दी है, 2 महीने आते हैं बसंत के, उस टाइम इनको फैमिली के साथ बाहर घूमने जाना होता है। तो इनका बेचारों का कसूर क्या है, मौसम का कसूर है सारा, तो इनका तो कसूर ही नहीं है। तो मैं उनको कोई ये नहीं कह रहा हूं, मैं उनको कुछ और बेईमान डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं, मैं उनको गलत, मैंने ये जो उन्होंने मेरे साथ कमिटमेंट किया वो बता रहा हूं, अपने कमिटमेंट पर है। उसको अब मैं फिर कहूंगा तो आप फिर अजीब लगेगा, राजनीतिक लगा लो। क्योंकि मेरे पास खुद के पास मेंबर थे, कैप्टन अजय सिंह बहुत मजबूती से काम कर रहा था। अगर मेरे पास जो 5 मेंबर थे वो नहीं होते तो उनके पास 6 ही रह जाते, कैप्टन अजय सिंह का बन जाता। तो हम दोनों ने मिलकर उन्होंने मुझे बनाया। और उनका उस बात का, आज कोई इस बात को अगर उनका कोई साथी कहे सतीश यादव को जिला प्रमुख बनाया तो उसका मैं ढेरों देख के आया। लेकिन जिला प्रमुख बनने से आपको राजनीतिक आधार मिला विधानसभा चुनाव लड़ने का। उससे पहले मैं वकीलों का अध्यक्ष, उससे पहले मैं जिला परिषद का मेंबर अपनी बदौलत। और माननीय भाटोटिया साहब, विधायक के सपने, सुनो, विधायक के सपने तो मेरे 2004 में ही थे। मैंने क्या बताई, 2004 में मैं घूमता था, लेकिन मुझे लगा कि मैं शायद अभी इस लायक नहीं हूं। फिर मैं जिला परिषद लड़ा, जिला प्रमुख बना। और 2009 में राव इंद्रजीत सिंह को रेवाड़ी से, आपके सामने है वो कथन, मैं इसलिए कह रहा हूँ, 22,000 वोट से आज जिताया। मैंने अपने कर्म किए, अपने कर्मों से आगे आया, अपने कर्म से आगे आया, अपने बल से आगे आया, अपने साथियों की ताकत से आगे आया। मैंने अपने कर्म नहीं छोड़े। और फिर मैंने चौटाला साहब का यहाँ पार्टी को यहाँ एक मुकाम दिया। चौटाला साहब की पार्टी जो यहाँ धरातल पे थी उसको आसमान पे ले गया, उसमें तो किसी और का योगदान नहीं है। तो मैंने हमेशा कर्म पे यकीन किया, कर्म करने हैं, और हमेशा एक आम आदमी की आवाज़ सुनी। मैं 2 फोन इसीलिए रखता हूँ, एक फोन से होल्ड करके बता तेरा भी काम कह देता हूँ, मेरे लायक कोई बात। और वकीलों का जब मैं अध्यक्ष बना तो वकीलों को उस पे लेके गया। आज बार में 3,000 के लगभग एडवोकेट, आप जाके पूछो उनकी जो एक इज्जत और जो मान था उसको हमेशा मेरे लिए, आज मुझे काला कोट दिखाई दे जाए मैं उसके लिए बावड़ा हो जाता हूँ, यार इसके लिए पता नहीं क्या कर दूं। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा से पहले हो सकते हैं, बाकी तो भाजपा जाने साथ कराएंगे, भाजपा जाने, उनका काम जाने। लेकिन अगर पहले चुनाव हुए और राव इंद्रजीत या कोई और दूसरे साथी आपको याद करते हैं, किसके साथ मंच साझा करें? अभी तो मैंने कही है जी, अगर मैं तो ये कहूंगा कोई ऐसा काम करो ना जो सारे इलाके के बल्ले बल्ले हो जाए। अरे कब तक ये भजन लाल आपने वहाँ बना दिया, कोई नया व्यक्ति बना दिया, वहाँ आपने मोहन यादव जी को बना दिया, यहाँ भी कोई ऐसा नया फ्लेवर लाओ जो नया लेकर आए, जो लोग भाग के उनके साथ जुड़ते चले जाए। और इनकी भी अब रिटायरमेंट की उम्र है, इनको भी स्विच। आपने सतीश यादव की बातें सुनी, हर मुद्दे पर इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। राव इंद्रजीत के बारे में, कैप्टन अजय सिंह के बारे में, पार्टियों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, आप हमारे स्टूडियो में पहुंचे।